मित्रों नमस्कार। मैं प्रभात समीर। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी एक और दायरा को पसंद किया। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत अभिभूत करती रही। कहानी वाचन की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है मेरी अगली कहानी पेज 3 समाज सेवा। आप कहानी को पूरा सुने इसलिए इसे थोड़ा संक्षिप्त किया है। विश्वास है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो सुनिए पेज 3 समाज सेवा। जीवन विहार नाम की इस कॉलोनी में जाने के लिए पक्की सड़क से मुड़कर थोड़ा सा कच्चा रास्ता पार करना पड़ता था। कॉलोनी में एक ही ऑफिस के लगभग 30-40 घर बने हुए थे। अधिकांश लोग उसे ऑफिसर्स फ्लैट्स के नाम से ही जानते थे। घरों को घेरे हुए एक 4 दीवारी थी जिसके गेट पर बने हुए केबिन में बैठे सिक्योरिटी गार्ड जब आते जाते लोगों को सैल्यूट मारते तो कॉलोनी की अहमियत और भी बढ़ जाती थी। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन फ्लैट्स की महिलाओं ने कॉलोनी के नाम पर ही जीवन विहार महिला क्लब नाम से एक संस्था भी बना रखी थी, जिसमें पति और परिवार की जानकारी लेने देने के अलावा बैठे ठाले दाल सब्जी जूता कपड़ा से लेकर हीरे जवाहरात बाइक और कारों की इकोनॉमी पर चर्चा हो जाती थी। इसके अलावा यदा कदा छोटी मोटी जो भी सामाजिक गतिविधियां रहती लोकल समाचार पत्रों और ऑफिस से निकलने वाली पत्रिका में उनकी ऐसी न्यूज़ बनती कि महिलाओं की सक्रियता और समाज सेवी भाव के सभी कायल हो जाते। कुल मिलाकर कागजी स्तर पर क्लब ने काफ़ी शोहरत पा रखी थी। ऑफिसर्स के स्थानांतरण होते रहते, नए आते पुराने चले जाते। उसी हिसाब से क्लब की सदस्यों में भी बदलाव होते रहते थे। इस क्लब के कुछ नियम कानून थे जिसका सभी सदस्याएं बड़े मन से अनुपालन करती थीं। मसलन अध्यक्ष का पद हमेशा ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी की पत्नी ही संभालती। उसके लिए किसी तरह की दक्षता या कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं थी। बॉस की पत्नी होना भर कार्यकुशलता का परिचायक था। उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया थी जिसका उपयोग कभी किया नहीं जाता था। इस विषय में भी अध्यक्ष की पसंद और नापसंद को ही प्राथमिकता दी जाती थी और इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाते थे। बॉस की बीवी के हाथ में चैन रहता तो उनका हम संतुष्ट होता और दूसरे समर्थन और विरोध की प्रत्यक्ष प्रक्रिया से बचे रहकर ऑफिसर्स की पत्नियों में आपसी सद्भाव बना रहता। नए सत्र में क्लब समिति का फिर से गठन हो चुका था। मिसिस भंडारी ने अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही मिसिस शर्मा, मिसिस अग्रवाल, मिसिस गुप्ता और मिसिस डे को अलग अलग पद दे दिए थे। इसके अलावा मिसिस सिन्हा, मिसिस सुब्रमण्यम, मिसिस उपाध्याय, मिसिस सक्सेना उनकी विशिष्ट सलाहकारों में थी। उस दिन भी एक क्लब की मीटिंग थी। कार्यवाही शुरू करने में अध्यक्ष थोड़ा समय ले रही थी। कुछ उखड़ा हुआ सा भी महसूस कर रही थी। उन्हें खुश करने के लिए स्वेटर के नए डिज़ाइन, नई रेसिपी, उनकी पसंद का गाना सुनाने जैसे कई प्रस्ताव सामने आए कि तभी अध्यक्ष ने कहा, आज कुछ करने का मन नहीं बन पा रहा, चलें बाहर चलकर कुछ समाज सेवा करें। समाज सेवा कॉलोनी से बाहर जाकर कुछ एक को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सुझाव तो अध्यक्ष का था। स्वागत भाव से मिसिस शर्मा ने करीब के सरकारी हॉस्पिटल में चलने की सलाह दी। फल वगैरह बांट देंगे, बढ़िया न्यूज़ भी बन जाएगी। अस्पताल, और वह भी सरकारी, आज तक तो किसी सरकारी अस्पताल में कदम नहीं रखा, अब चल दें और 1-2 बीमारी और मोल ले आए। सरकारी वरकारी रहने दो, कोई ढंग की जगह। हॉस्पिटल का विरोध होते ही मिसिस गुप्ता को झुग्गी झोंपड़ियाँ याद आ गई। कॉलोनी के पीछे ही भीख मांगने, कूड़ा कबाड़ बीनने वालों ने कुछ एक झुग्गियाँ बना ली थीं। कबाड़ के साथ साथ ही उनमें मर्द औरत भी ठुसे रहते थे और बच्चे, उनका तो खेलना कूदना, खाना पीना, सोना जागना सब खुले आकाश के नीचे ही हो जाता था।
मिसेस गुप्ता ने कहा, झुग्गियों तक चलते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और काम भी बन जाएगा। ना ना, जाहिल गंवारों के बीच में नहीं, गंदे भी रहते हैं, सिर भरना जाएगा। चोरी चकारी भी सीख रखी है। अस्पताल का सुझाव बहुत बचकाना सा लगा सबको। तभी सुनाई दिया, नारी निकेतन अपनी बहनों के बीच में। अपनी बहनें, मालूम भी है कितने तमाशे रहते हैं इन लोगों के। कितनों के तो वहाँ पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के लफड़े रहते हैं, भले लोगों का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। मैडम, क्लब में जो कुछ भी हो, कूल हो, टेंशन नहीं, कहते हुए मिसेस सुब्रमण्यम ने अध्यक्ष की ओर देखा। बाल दिवस करीब है, आज किसी अनाथ आश्रम में चलते हैं, कहते हुए अध्यक्ष खड़ी हो गई। आखिरकार महिलाएं कॉलोनी से निकल ली। फल, मिठाई, फोटोग्राफर जैसे तामझाम का जिम्मा भंडारी साहब का था। उन्हें फ़ोन कर दिया गया। दोपहर का समय था, कच्चा रास्ता सुनसान पड़ा था। ऑफिसर्स की बीवियां अपने अपने ग्रुप बनाकर गपशप मारती हुई चलती जा रही थीं। तभी मिसेस भंडारी किनारे रखे कचरादान से टकरा गई। हाथ में लगा उनका मिनी पर्स और रुमाल भी कचरादान में जा गिरा। बॉस की बीवी के टकरा जाने से हलचल मच गई। मिसेस भंडारी संभल चुकी थीं, फिर भी एक दो ने आगे बढ़कर उन्हें संभालने का अभिनय किया। कुछ एक ने कचरेदान में झांककर मिसेस भंडारी के पर्स को देखा। कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। गौर से देखा, शायद एक नन्हा हाथ हिला था। बहुत धीमी बारीक कूड़ेदान के किनारों को छूकर लौट जाती हुई रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। मिसेस भंडारी चीखी, बच्चा! कई एक ने दोहराया, बच्चा? कहाँ है बच्चा? तब तक बच्चे की नियति से बेपरवाह एक सदस्य ने मिसेस भंडारी का पर्स उठाते हुए कहा, बच्चा तो जैसे मैडम का पर्स बचाने को ही यहाँ पड़ा है। पर्स बच्चे पे गिरा, ज़रा भी गंदा नहीं हुआ। अभी तक और भी महिलाएं कचरेदान के करीब आ चुकी थी। एक नन्ही जान सूखे होठों पर मक्खियों का झुंड समेटे हुए पड़ी थी। कुछ चींटियां भी उसके बदन पर रेंग रही थीं। लग रहा था कि बच्चा तभी वहाँ रखा गया था। कचरेदान से बदबू का तेज भपका उठा। महिलाओं ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए। कुछ एक छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। कुछ संवेदनशील महिलाओं ने अपनी साड़ी कपड़ा बचाते हुए कचरेदान में फिर से झांक कर देखा। तभी सचिव ने अध्यक्ष से पूछा, बच्चे का कुछ करना है क्या? अध्यक्ष ने कहा, अनाथाश्रम में पहुंचा दें, यही ठीक रहेगा। ठीक तो रहेगा, लेकिन उठाएगा कौन? बाइयाँ, सफाई कर्मचारी काम निपटाकर कब के जा चुके थे। मिसेस भंडारी का नौकर होता भी तो बच्चा उठाना, वह भी गंदगी से, उसकी शान के खिलाफ ही रहता। कॉलोनी से आगे रास्ता बंद था। लोगों का आवागमन वहाँ ना के बराबर था। महिलाओं को बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। बार बार मुंह से उफ, हाय, बेचारा, कर्मजला जैसे शब्द निकल रहे थे। एक दो महिलाएं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करती हुई कह रही थीं, अपने यहाँ तो छुआछूत का ही बहुत चक्कर है। बच्चे को हाथ भी लगाया तो। तभी एक दो सदस्याएं फुसफुसाईं, अरे इतना समय बर्बाद किया जा रहा है, बच्चा भी कहीं बचने वाला है। कुछ एक ने अटकलें लगाई, ये ज़रूर झुग्गी झोपड़ी में से किसी का काम होगा। इतना सुनते ही सभी महिलाएं बच्चे को छोड़ उसकी जन्मदात्री को कोसने में जुट गई। पाप, अनैतिक, अवैध जैसे शब्द बोलती हुई महिलाएं शर्मसार हुई जा रही थीं। बच्चे के शरीर पर चींटियों, मक्खियों की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। निरुपाय सी मिसेस भंडारी फ़ोन, सफाई कर्मचारी, पुलिस जैसे उपायों से जूझ रही थी। तभी किसी ने कहा, यहाँ खड़े रहकर बेकार में फजीहत होगी, निकल लेते हैं। मिसेस भंडारी कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहती थीं। बोली,
बच्चे को ऐसे छोड़कर। उनकी बाँह पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचते हुए मिसेस सिन्हा ने बहुत ममता से कहा, इतनी टेंशन लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, हटें आप यहाँ से। मिसेस वर्मा ने उत्सुकतावश कचरेदान में फिर झाँका। बच्चे का हल्का सा हाथ हिला। किसी में भी उस आमंत्रण को स्वीकार करने की ताकत नहीं थी। कचरे में पड़ा कागज़, कपड़ा, लोहा, प्लास्टिक जैसा कबाड़ भी उस बच्चे से कहीं अधिक कीमती और वैध था, जिसे बीनकर कुछ लोग झोलों में भरकर ले जाने वाले थे। तभी बच्चा तो गया, मकोड़ों की लाइन तो देखो उस पर, कहते हुए महिलाओं ने राहत की सांस ली। दूर खड़ी महिलाएं और भी दूर छिटक लीं कि कहीं बच्चे का प्रेत निकलकर उनसे न चिपट जाए। महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी थी। कुछ एक को उबकाई और उल्टी सी आ रही थी। सभी ने वहाँ से चुप निकल लेना ही ठीक समझा। समाज सेवा के लिए निकली महिलाएं तेज़ी से चलकर पक्की सड़क पर आ गईं। कुछ देर उन पर दर्शन हावी रहा। लगभग सभी ने बच्चे की सद्गति और अगले अच्छे जन्म के लिए प्रार्थना भी की। वातावरण कुछ देर बहुत बोझिल रहा। फिर हंसी मजाक और गपशप में रास्ता अच्छा कट गया। अनाथाश्रम पहुंचकर फोटोग्राफर को देखते ही सभी सदस्याएं पूरी संवेदनाओं के साथ बच्चों से जुड़ गईं। मिसेस भंडारी ने खड़े खड़े ही पत्रकारों को एक छोटा सा इंटरव्यू भी दे डाला, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहने के अपने जज्बे का जिक्र करना वह नहीं भूली। अन्य महिलाओं ने भी अपने क्लब के माध्यम से अनाथालय के लिए यथासंभव सहयोग और योगदान का आश्वासन दिया। दूसरे दिन स्थानीय समाचार पत्रों ने जीवन विहार क्लब की सदस्यों की भरपूर प्रशंसा की। ऑफिस के खर्च से भेजे गए फल और मिठाई बांटते हुए और आश्रयदाता के रूप में बच्चों के सिर पर हाथ रखे हुए बड़े स्टाइल में खिंचवाए गए सभी फोटो, महिलाओं के फोटो भी अखबारों में दिखाई दिए। एक बड़ा सा अच्छा सा शीर्षक भी था, जीवन विहार क्लब के बढ़ते कदम। ठीक नीचे बिना शीर्षक का एक अनुच्छेद था। किसी मृत नवजात के एक कचरे के डिब्बे में मिलने की खबर थी। इस तरह बच्चे का अस्तित्व अखबार में एक फिलर में समाकर रह गया था।